बीए द्वितीय वर्ष के बच्चों का पुनः स्वागत है। बच्चों, अवलोकन क्या है, अवलोकन की विशेषताएं क्या हैं, अवलोकन का महत्व सामाजिक अनुसंधान और सर्वेक्षण में क्या है, यह तो हमने इसके पहले वाले अध्याय में जान लिया। आइए आज हम जानते हैं अवलोकन के गुण, अवलोकन के दोष और अवलोकन जो है उसे विश्वसनीय बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और एक अच्छे अवलोकनकर्ता में क्या गुण होने चाहिए। इन 3-4 बातों को आज हम आज के अध्याय में जानेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं अवलोकन के गुण से। यह तो आप सभी जानते हैं बच्चों कि अवलोकन प्रविधि अनुसंधान में आंकड़े एक संकलन करने की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। यह केवल सामाजिक विज्ञानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञानों में भी इसका अत्यधिक प्रचलन इसके महत्व का सूचक है। इस प्रविधि का महत्व क्यों है? क्योंकि सबसे पहली बात यह सरल है ना। सरलता अवलोकन का प्रमुख गुण है। तो अवलोकन की प्रमुख विशेषता इसकी सरल प्रकृति है, क्योंकि व्यक्ति स्वभाव से ही नवीन परिस्थितियों एवं घटनाओं के अवलोकन के लिए उत्सुक रहता है। अवलोकन द्वारा आंकड़े संकलन करने के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। आंखों देखी बातों को वस्तुनिष्ठ रूप में नोटबुक पर लिखना मात्र ही अवलोकन होता है, जिसकी हम योजना बनाकर गए हों। दूसरा है विश्वसनीयता। अवलोकन विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने की एक प्रमुख प्रविधि है, क्योंकि इसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से व्यवहार एवं घटनाओं को देखा जाता है और उसका विश्वसनीय चित्र प्रस्तुत किया जाता है। नेत्रों की सहायता से एकत्रित आंकड़े अधिक यथार्थ एवं विश्वसनीय होते हैं, इसलिए यह एक विश्वसनीय विधि है, क्योंकि हम आंकड़े स्वयं जाकर एकत्रित करके लेकर आए हैं। तीसरी जो अवलोकन का जो गुण है वो है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। अवलोकन में घटनाओं का ज्यों का त्यों परीक्षण किया जाता है और आंकड़ों का निष्पक्ष आलेखन किया जाता है। इस प्रविधि द्वारा एकत्रित आंकड़े अधिक विश्वसनीय होते हैं। इसके द्वारा वास्तविक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जिससे पक्षपात की संभावना बहुत कम होती है। चौथा जो इसका गुण है, इस प्रविधि का गुण है, वो है सत्यापनशीलता। स्वाभाविक है बच्चों, जब हम आंकड़े एकत्रित कर स्वयं करके लेके आएंगे, वैज्ञानिक विधि से करके लेके आएंगे, तो हम उसके सत्यापन भी आसानी से कर पाएंगे, है ना। तो सत्यापनशीलता, यदि किसी कारणवश सूचनाओं के संकलन में कोई त्रुटि रह जाती है या अवलोकन द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के संबंध में कोई शंका रह जाती है, तो अवलोकन द्वारा पुनर्परीक्षा करके त्रुटि एवं शंका को दूर किया जा सकता है। पुनः अवलोकन से तथ्यों की प्रामाणिकता एवं सत्यापन की जांच भी संभव हो पाती है। एक और जो गुण है इस प्रविधि का, वो है सर्वाधिक प्रचलित प्रविधि। अवलोकन सामाजिक अनुसंधान में ही नहीं, बल्कि अन्य सामाजिक, प्राकृतिक और भौतिक विज्ञानों में भी अवलोकन अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण चरण माना गया है। समस्त आधुनिक विज्ञान अवलोकन पर ही आधारित होते हैं। फिर यह विधि जो है वह उपकल्पना निर्माण में भी सहायक होती है। याद है ना बच्चों, उपकल्पना की कहाँ जरूरत पड़ती है? सामाजिक शोध में, है ना। तो सामाजिक शोध में उपकल्पना निर्माण की भी यह एक प्रमुख विधि होती है। व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के घटनाओं और व्यवहार में जो समानताएं और असमानता देखता है, उनके आधार पर ही उपकल्पनाओं का निर्माण होता है। अवलोकन उपकल्पनाओं के निर्माण का एक महत्वपूर्ण आधार माना गया है। उपकल्पना के बारे में आंकड़े एकत्रित करके उनके सत्यापन की जांच करने में यह विधि सहायक होती है। और एक और जो विशेषता है वो है उत्तरदाताओं पर निर्भरता से बचाव। अवलोकन में उत्तरदाताओं के उत्तर देने की इच्छा या उत्तरदाताओं का अधिक सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह प्रविधि अनुसंधानकर्ता को सूचनादाताओं पर निर्भरता से बचाती है, जो कि वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या है। हम कहीं किसी घटना का अध्ययन करने गए, सूचनादाता का मूड हुआ, उसकी इच्छा हुई तो वो हमें उत्तर देगा, उसकी इच्छा नहीं हुई तो वो हमें उत्तर नहीं देगा। कई बार सूचनादाता हमें मिले ही नहीं। तो इन सब समस्याओं से परे अवलोकन वह विधि होती है कि हम स्वयं जाएं और हम स्वयं ही सूचनाएं एकत्रित कर लेकर के आते हैं। तो इसलिए अवलोकन की विधि जो है वो एक अच्छी विधि होती है। यही इसका एक अच्छा गुण होता है। जहाँ गुण होते हैं बच्चों, वहाँ कुछ दोष भी होते हैं। तो चलिए दोष भी देखते हैं। अवलोकन का जो दोष है, अवलोकन विधि का जो दोष है, वो पहला तो है सीमित प्रयोग,
है ना। अवलोकन प्रविधि का प्रयोग सभी प्रकार की घटनाओं के अध्ययन के लिए नहीं किया जा सकता। वास्तव में समाजशास्त्रीय अध्ययनों में इसका सीमित प्रयोग ही संभव हो पाता है। अधिकांशतः स्वतः घटित होने वाली घटनाओं के समय एवं स्थान का कोई पूर्वानुमान नहीं होता। अनुसंधानकर्ता ठीक समय पर घटना स्थल पर पहुंच ही नहीं पाता। ऐसी अप्रत्याशित घटनाओं के अध्ययन में सहायक न होने के कारण इसके प्रयोग का क्षेत्र सीमित हो जाता है। दूसरा है अनेक घटनाओं के लिए अनुपयुक्त। कौन सी घटनाएं? जैसे गृह कलह, पारिवारिक संगठन, विघटन, प्रेम, सहानुभूति, दाम्पत्य जीवन, है ना। ये सब ऐसी घटनाएं हैं जो अवलोकन के द्वारा जिनका अध्ययन संभव नहीं हो पाता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो अदृश्य होती हैं, आकस्मिक होती हैं, जो सामाजिक जीवन को प्रभावित करती हैं, पर हम उनका अध्ययन अवलोकन के द्वारा नहीं कर पाते हैं। तो अनेक घटनाओं के लिए यह अनुपयुक्त होती है। फिर इस विधि का जो सबसे बड़ा दोष माना जाता है कि इस विधि में पक्षपात की संभावना बहुत होती है ना। जो ये इसका एक बहुत प्रमुख तीसरा दोष है। पक्षपात एवं अभिनति के दो स्रोत हो सकते हैं, अवलोकित समूह और स्वयं अवलोकनकर्ता। यदि व्यक्तियों को पता चल जाए कि उनके व्यवहार का निरीक्षण किया जा रहा है या कोई अजनबी उन्हें देख रहा है तो उनके व्यवहार में कृत्रिमता आ जाती है ना। और कई बार जब अवलोकनकर्ता जहाँ जाता है तो वहाँ उसे लोगों से सहानुभूति हो जाती है, इसलिए वो कई बार जो तथ्य एकत्रित करके लेके आने होते हैं वह भी उन्हें नहीं लेकर आ पाता है। फिर इस विधि का एक दोष यह भी है कि यह भूतकाल की घटनाओं के लिए यह अध्ययन असंभव है। भूतकाल की घटनाओं का इस विधि के द्वारा जो है अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसकी सहायता से भूतकालीन घटनाओं की समस्याओं को भी हल नहीं किया जा सकता है। फिर है ज्ञानेंद्रियों की अपर्याप्तता। इस प्रविधि में हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों, विशेष रूप से नेत्रों पर ही आश्रित रहना पड़ता है, जो कि हो सकता है विभिन्नता एवं त्रुटिपूर्ण विशिष्ट रूप से कार्य करती हों। हो सकता है हम वास्तविक अध्ययन की स्थिति को न देखकर असंबंधित परंतु अपनी रुचि के अनुकूल आकर्षक वस्तुओं को ही देखें। कई बार घटनाओं में जो समानता हमें दिखाई देती है, हो सकता है वह मात्र एक भ्रम हो, है ना। फिर इस विधि का एक और जो दोष है वो है लंबी अवधि के अध्ययन के लिए अनुपयुक्त है। अवलोकन अधिक लंबी अवधि तक घटित होने वाली घटनाओं के अध्ययन में भी सहायक नहीं है। यदि हमें किसी संस्था, समिति, व्यक्ति के जीवन इतिहास का अध्ययन करना है तो यह अवलोकन के द्वारा संभव नहीं है। और यह विधि जो है गुणात्मक प्रकृति की ही विधि है। इसके द्वारा जो है गणनात्मक आंकड़े संकलन करने या बड़े पैमाने पर अगर हमें आंकड़े एकत्रित करने हों तो उसके लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। तो इस तरह हम देखते हैं कि अवलोकन की विधि जो है जहाँ बहुत अधिक हमारे लिए सुविधाजनक है, उसी लिए कई अध्ययनों के लिए यह उपयुक्त नहीं है। अवलोकन को विश्वसनीय बनाने हेतु हम कुछ सुझाव जो हैं क्या दे सकते हैं। सबसे पहले तो अवलोकन उद्देश्य के अनुकूल हो, है ना। अनुसंधान की समस्या में के उद्देश्यों के अनुकूल यदि अवलोकन होगा तो उसके द्वारा हम सूक्ष्म विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त कर पाएंगे और जो है व्यवहार की इकाइयों एवं श्रेणियों का भी उद्देश्य अनुसार हम स्पष्ट निर्धारण कर पाएंगे। फिर अवलोकन जब भी हम करने जाएं तो हम अवलोकन की योजना बनाकर जाएं, है ना। जब योजना बनाकर जाएंगे तो यह अधिक वैज्ञानिक होगी यह बात, और अवलोकन के कार्य को यह बहुत अधिक सरल बना देगी, जिससे तथ्य का संकलन आसानी से होगा। फिर जिस तरह हम पथ प्रदर्शिका लेके जाते हैं तो अवलोकन पथ प्रदर्शिका या अनुसूची का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके द्वारा हम इसे बहुत अधिक विश्वसनीय बना सकते हैं। कई बार अवलोकन में पक्षपात एवं व्यक्तिपरक होने की संभावना सामूहिक अवलोकन द्वारा समाप्त हो जाती है। अध्ययन दल द्वारा सामूहिक रूप से अवलोकन व्यक्तिगत त्रुटियों एवं पक्षपात को कम करने में सहायक होता है। फिर जब हम अवलोकन करने जाएं किसी घटना विशेष का तो उसके साथ वैज्ञानिक उपकरण ले जाएं जो हमारी बात को सिद्ध कर सकें, जैसे कैमरा, फोटो फिल्म। अब आजकल तो हम मोबाइल के द्वारा भी घटनाओं का वीडियो बना सकते हैं। तो इस आधार पर भी हम अवलोकन को बहुत अधिक सूक्ष्म और विश्वसनीय बना सकते हैं। तो इस तरह हम जो है अवलोकन को जो है अच्छा बनाने के लिए हम इन विधियों का उपयोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक अच्छे अवलोकनकर्ता में क्या गुण होने चाहिए।
एक अच्छे अवलोकनकर्ता में जो गुण होने चाहिए वो क्या हैं? तो अवलोकन की सफलता काफ़ी सीमा तक एक कुशल अच्छे अवलोकनकर्ता पर निर्भर करती है। एक अच्छे अवलोकनकर्ता की कुछ विशेषताएं जो हैं, सबसे पहली विशेषता है उसमें बुद्धि बल होना चाहिए। एक अच्छे अवलोकनकर्ता में बुद्धि बल होना बहुत आवश्यक है। इसी बुद्धिमानी के आधार पर वह अपनी समस्या से संबंधित अर्थपूर्ण एवं वस्तुनिष्ठ सूचनाओं का संकलन कर पाएगा। फिर अवलोकनकर्ता को जो है विभिन्न साधनों और पद्धतियों का ज्ञान भी होना चाहिए। अपने शोध को सफल बनाने के लिए विभिन्न साधनों और पद्धतियों का यदि उसके पास ज्ञान होगा तो वह अनेक अन्य पद्धतियों का प्रयोग सहायक पद्धति के रूप में करके अवलोकन द्वारा एकत्रित सूचनाओं को और अधिक विश्वसनीय बना पाएगा। फिर सामाजिक जटिलता का ज्ञान। एक अच्छे अवलोकनकर्ता और अनुसंधानकर्ता को सामाजिक व्यवहार और सामाजिक घटनाओं की जटिलता का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए ताकि वह सभी सूचनाएं एकत्रित कर सके। बिना इस ज्ञान के अधिक अर्थपूर्ण सूचनाएं एकत्रित नहीं की जा सकती। फिर है सामाजिक मनोविज्ञान का ज्ञान। एक अच्छे कुशल अवलोकनकर्ता का अच्छा मनोवैज्ञानिक होना भी अनिवार्य है ताकि वह अवलोकित समूह के सदस्यों को ठीक प्रकार से समझकर उनका विश्वास प्राप्त करके ठीक सूचनाएं एकत्रित कर सके। आवश्यक सूचनाओं के संकलन की क्षमता भी एक अच्छे अनुसंधानकर्ता में होनी चाहिए ताकि वह आवश्यक सूचनाओं का संकलन कर पाए। इसके अलावा एक अच्छे अवलोकनकर्ता में दूरदर्शिता और व्यवहार कुशलता का गुण भी होना चाहिए। यदि अवलोकनकर्ता दूरदर्शी होगा तो उसे बहुत ही सोच समझकर कार्य करेगा और अपने व्यवहार को परिस्थितियों के अनुकूल वह नियंत्रित रख पाएगा। और व्यवहार कुशलता होने से वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर अन्य सदस्यों से भी पूर्ण सहयोग प्राप्त कर पाएगा। तो इन गुणों को अगर किसी एक व्यक्ति या एक कुशल अवलोकनकर्ता या अनुसंधानकर्ता में अगर ये गुण होंगे तो निश्चित रूप से अवलोकन के दोषों, जिनमें अधिकांश अवलोकन से संबंधित जो दोष हैं उन्हें वह दूर कर पाएगा और अवलोकन से संबंधित सही और वैज्ञानिकता से परिपूर्ण आंकड़े वो एकत्रित करके लेकर आ जाएगा। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको अवलोकन के गुण, दोष और एक अच्छे अवलोकनकर्ता में क्या क्या गुण होने चाहिए यह बात आपको समझ में आई होगी। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे अवलोकन के प्रकार।